अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, लाहौर के मुल्तान रोड पर वाक़या एक निजी सोसाइटी में घर के बाहर पार्क से खेलते हुए 5 साला नन्हे अरीस को अगवा कर लिया गया। नन्हे अरीस को 10 करोड़ रुपये तावान की खातर अगवा किया गया था। अगवाकारों ने 17 दिनों तक अरीस को अपने पास रखा। ताहम पुलिस और दीगर तहकीकाती अदारों ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ नन्हे अरीस को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया, बल्कि अगवा की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि नन्हे अरीस को अगवा करने में घर के एक अहम फ़र्द का किरदार था। कौन था वो घर का फ़र्द और किस लिए उसने नन्हे अरीस को अगवा करवाया? अब वो नन्हा बच्चा अपने घर में महफूज है। ताहम पुलिस और दीगर तहकीकाती अदारे गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं और कौन था वो घर का फ़र्द जिसने ये लंका ढाई? कौन था वो करीबी रिश्तेदार जिसने नन्हे अरीस के अगवा में अहम किरदार अदा किया? इस तमाम तर सूरत हाल के साथ साथ इस मुकदमे की तफ्तीश और इसमें होने वाले नए इंकशाफात से हम आपको आगाह करते हैं। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ मासूम अरीस के घर, जिसे 10 करोड़ तावान की खातर अगवा किया गया था। तमाम पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मासूम अरीस को बरामद कर लिया है। अब यहाँ खुशी का समा है। मिठाइयाँ जो हैं वो खाई जा रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं। नन्हा अरीस भी घर आकर ख़ुद को महफूज तसव्वुर कर रहा है। बाप की खुशी का ठिकाना नहीं और माँ के कहकहे भी वापस आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे नन्हे अरीस के वालिद अहमद यार से। क्या कहते हैं बेटे के बाहिफाजत घर वापस आने पर? आइए। मेरे साथ मौजूद हैं अरीस के वालिद अहमद यार, तो हम उनसे पूछते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, बेटे की बाहिफाजत बाजियाबी जो है वो लाहौर पुलिस की कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सकी। क्या कहेंगे इस वाक़े के पीछे क्या मुहरकात थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ? मैं सबसे पहले उस ज़ात अक़दस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरे आपकी सबकी जान है। उसके बाद मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब वज़ीर आला पंजाब हमता शहबाज साहब, IG पंजाब साहब का, बिलखसूस CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब का। अच्छा, ये वाक़या हुआ कमोबेश 17 दिन आपका बेटा आपसे दूर रहा, क्या जज्बात थे? आपका जो सवाल है ना, ये बहुत छोटा है। अगर 17 दिनों को आप घंटों में ले जाएं, घंटों को अगर मिनटों में ले जाएं और मिनटों को अगर सैकड़ों में ले जाएं, तो मैं एक सैकड़ को कोई तूर से लिंक करूँगा। जो एक सेकंड का वज़न है वो उस पहाड़ के बराबर होगा। कई दफ़ा मैं इसमें जिया हूँ, कई दफ़ा मैं मरा हूँ। आज बेटा गोद में है, क्या महसूस करते हैं? अल्लाह पाक सभी की गोदें भरी रखे, अल्लाह पाक किसी को ये दुख ना। तो करीबी अजीज़ा भी थी जो घर में उसकी आमदोरफ्त थी, घर के अजीज़ों के साथ उसकी एक रिलेशनशिप थी, वो भी इस वारदात में जो है वो मुलविस पाएगी, मास्टरमाइंड थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं उसके लिए और उसके बच्चों के लिए स्पेशली अल्लाह से रहम मांगूंगा। अल्लाह पाक उसको उसके बच्चों का ये दुख कभी ना दिखाए जो मैंने देखा है। दूसरी बात ये है, बेसिक चीज़ ये है कि वो बुनियादी तौर पे एक रीज़नेबल फैमिली नहीं थी, क्योंकि हमारा अल्लाह ने लिखा था ये रिश्ता मेरे फादर इन लॉ की सूरत में होना था, हो गया। तो उनके अंदर बुनियादी तौर पे ऐसे मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं या मेरे साथ ये कोई ऐसा नहीं है, कंफर्टेबल थे हम। कब शक हुआ आपको कि आपकी वो जो करीबी अजीज़ा है वो इस वारदात में मुलविस? मुझे एक लम्हे के लिए भी शक नहीं हुआ, मेरा उधर गुमान भी नहीं था और मैं सोच भी नहीं सकता था। वो कोई रिश्ते की नज़ाकत ऐसी थी। तो ये तो फिर
जब कई वक्त ऐसा लगा ऑफिसर्स को भी मुझे ये कन्वे करते हुए कि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी, और जब मुझे ये कन्वे किया गया तो मुझे शौक़ था कि यार आप ये जो बात कह रहे हैं इस रिश्ते को तकद्दुस को भी समझते हैं भाई। तो फिर उन्होंने मुझे जब डीपली बताया तो फिर चूँकि वो पिछली फीलिंग मेरे सामने आ गई, तो ये इसके बाद भी मतलब एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबी तकलीफ़ है जिससे गुजरे हैं। तो मतलब बुनियादी तौर पर उनका लालच था और एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसकी वो मेंबर थी, तो उससे ही उन्होंने फ़ायदा लिया है। लेकिन अल्लाह पाक को नहीं चूँकि मंजूर था, उनका फ़ायदा हमारा नुकसान। बेटा आगे आपके पास थोड़ा सा खौफ तो होगा, उसके अंदर थोड़ा सा डर तो होगा, किस तरह उसको दूर करें? उसकी अभी मेरे साथ यही डिमांड है कि आपने वो मुझसे 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। वो अगर दुनिया में किसी की सूरत में अगर अपने आप को सिक्योर इस वक्त फील कर रहा है तो सिर्फ मेरे साथ। उसकी यही डिमांड है कि आपने मेरे साथ रहना है, मेरे के अलावा किसी के साथ नहीं रहना। तो मतलब चूँकि वो एक बड़ी हरासमेंट से गुजरा है, कई जगह पे कई लोगों को उन्होंने मिला है, कई लोगों को फिर एक मेरे हैंड ओवर होने तक उसने कई चेहरे देखे हैं। बेशक वो चेहरे हमदर्दी वाले थे, लेकिन वो उसके ज़हन में वो खौफ तो बना है। यकीनन हो जाएगा नॉर्मल इंशाल्लाह। अल्लाह कर्ब से गुजरे आप, बेटा 17 दिन दूर रहा, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो दोबारा आपके पास आ गया। इस थोड़ी सी गफलत, लापरवाही वालिदैन की तरफ से भी होती है, क्या पैगाम देंगे वालिदैन को बच्चों की हिफाजत के हवाले से? वालिदैन को ये ख़ुसूसी तौर पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो कोशिश करें कि जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम्स हैं वो कोशिश करें कि वो जितना डीपली उनको हाइड रख सकते हैं, कर सकते हैं वो करें। फैमिली मेम्बर्स तक भी कोशिश करें कि वो उनके आपकी इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि बंदे के बाज़ दफ़ा तबीयत नहीं होती, सोच नहीं होती, लेकिन जब बातें सुनता है तो इस तरह के मामला बन जाते हैं। बाकी बच्चा जो है वो बच्चे वालिदैन की ज़िम्मेदारी है उनकी प्रोटेक्शन। लेकिन चूँकि हम जिस सोसाइटी में रहे थे इसमें हमें एक कंसेप्ट था हमारे जहन में कि ये सिक्योर है, और जिस एरिया में बिलखसूस हैं देखें वो सारी गलियां बंद हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और इसे पार्क नहीं कह सकते, ये हमारा सहन है, हमारे घर का सहन है जहाँ हमारे बच्चे खेल रहे हैं। तो इसलिए मतलब एक ये कॉन्फिडेंस था कि कोई मैटर नहीं है। लेकिन अल्लाह ने चूँकि हमें इस छोटे से इम्तहान के लिए मुख्तस किया था, और ये मेरी खुशबख्ती है कि अल्लाह पाक ने मुझे माफ़ फरमा दिया। बात सुनी आपने मासूम अरीस के वालिद अहमद यार की। खुश हैं बेटे की बाहिफाजत बाजियाबी पर, बाहिफाजत घर आने पर। आंखों में हल्की सी नमी भी है, मगर शायद इसको खुशी के आंसू कहा जाता है। उनका ये भी कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें। यहाँ से हम चलते हैं DSP CI इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट की जानिब, और उनसे पूछते हैं कि किस तरह इस केस को ट्रेस किया, कैसे मुल्ज़मान गिरफ्तार किए। आइए हमारे साथ। मैं मौजूद हूँ CIA इकबाल टाउन, जहाँ तश्कील दी जाने वाली पुलिस की खुसूसी टीम ने 5 साला नन्हे अरीस को अगवा करने वाले मुल्ज़मान का सुराख लगाकर न सिर्फ उन्हें गिरफ़्तार किया बल्कि उनके कब्ज़े से नन्हे अरीस को बाहिफाजत बाजियाब भी करवाया था। अरीस को अगवा करने वाले मुल्ज़मान से इस वक्त CIA इकबाल टाउन में मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। अगवा की इस वारदात में नन्हे अरीस की सौतेली नानी महविश भी मुलविस थी। उसी के एमा पर अगवाकारों ने अरीस को 10 करोड़ रुपये तावान की खातर अगवा किया था। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। 17 दिनों की मेहनत के बाद मासूम अरीस अब अपने वालिदैन के पास है। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं DSP CIA इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट से। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं DSP CI इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट, जिन्होंने अरीस केस में कलीदी किरदार अदा किया और उस टीम को लीड किया जिन्होंने बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवाया था। पहली मरतबा पुलिस ने जो है तकनीकी बुनियादों पर एक ही वक्त में 5 जगहों पर बैक वक्त रेड की थी, और जिसके नतीजे में एक
घर से जो है वो नन्हा बच्चा अरीस बरामद हुआ था। तो इस हवाले से हम पूछते हैं गिरफ़्तार मुल्ज़मान से की जाने वाली तफ्तीश और इसके पीछे मुहरकात क्या थे। बट साहब बताइएगा कि किस तरह इस केस को आपने सॉल्व किया, कैसे मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए और कैसे वो बच्चा 17 दिन के बाद बाजाब होकर अपने वालिदैन के पास पहुँचा। जी, ये इलाका थाना चूम का हुआ था। एक सोसाइटी के अंदर से इंसिडेंट हुआ, बच्चे को अगवा किया गया और उसके तकरीबन 4 या 5 दिन बाद तफ्तीश होकर इधर हमारे सेंटर से एक बाल्टन आ गई थी। तो एसपी साहब तफ्तीश इधर लेके आ गए थे और उन्होंने इधर ही इसको इस केस के लिए हेडक्वार्टर डिक्लेयर कर दिया था। और एसपी साहब ने इसके लिए जो टीम बना के दी थी उसमें डीएसपी सिविल नबी बख्श, बाबर इंस्पेक्टर और वकास बुखारी जो ऑलरेडी मेरे साथ ही काम कर रहे थे, आमिर शहजाद, शहरियार और आईटी की स्पेशल टीम हमारी खुर्रम और कासिम, इनकी उन्होंने टीम बना दी। तो जब तफ्तीश इधर चेंज होके आई है तो उससे 2 या 3 दिन बाद ही हमने ये केस रिजॉल्व कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह के करम से। लेकिन हम इस सोच में पड़े हुए थे कि अब रेड करें या ना करें। फिर हमने ये डिसाइड किया कि जो मगवी है बच्चा, उसको एक दफ़ा तमाम की रकम हम दिलवा देते हैं और मगवी को जब घर आ जाएगा, हैंड ओवर हो जाएगा, उसके बाद चूँकि हमने सारी चीज़ें ट्रेस कर ली थी आईटी के थ्रू, उसके बाद रेड करेंगे हम। तो इन बिटवीन ऐसे सिचुएशन आ गई कि हमें रेड करना पड़ा। कुछ चीज़ें इंटरसेप्ट हुई, उसमें ये वाज़ेह हो गया कि जो मुलज़म है वो पैसा भी ले गए और बच्चे को आगे सिंध के इलाके में किसी भेज देंगे उसको मज़ीद। और जो इनकी मेन टिप दी थी जिसने महविश, जो करीबी रिश्तेदार है उसकी, महविश की आप बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि बच्चे की वो सौतेली नानी थी। आपको कैसे शक हुआ महविश पे? महविश पे शक ऐसे हुआ कि हमने कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं आपको बता दूंगा। हमारे पास कुछ नंबर आए थे, उसमें महविश का मुसलसल आता था। पहले तो हम बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे इस चीज़ को, लेकिन जब उधर से कॉल आती थी अपना मुलज़म की, वो इधर से महविश की कॉल चली जाती थी, उधर से उनकी कॉल आती थी। इस तरह इनकी आपस में इंटरलिंक चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें कन्फर्म हो गया इसका। फिर आगे मज़ीद जब मुदईस को हमने जब बता दी थी बात तीसरे दिन, तो मुदई पहले बिलीव नहीं कर रहा था। फिर हमने उसको प्रूफ के साथ चीज़ें बताई तो फिर उसने कहा ठीक है। इवन देन जब मुलज़म कॉल्स कर रहे थे रैंसम के लिए, तो ये एक एक इन्फॉर्मेशन दे रही थी उनको। अच्छा, जब आपने बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया तो कहा जा रहा है कि उस वक़्त आपके स्टाफ के जो कुछ ऑफिसर्स थे वो ज़ारो कतार रो रहे थे, क्या वजह? ये ज़ारो कतार होने वाली बात ऐसी है कि हमने सब ने एक मीटिंग की थी, एसपी साहब ने मीटिंग बुलाई थी। एसपी साहब ने कहा आपने ये सोच के काम करना है कि आपका बच्चा किडनैप हुआ और आपने घर जाना है, आपकी बीवियों ने पूछना है आपसे, आपने इस जेल से काम करना है। और अल्लाह के हुक्म से हमने इसी जेल में रह के काम किया, तो अल्लाह पाक ने मुश्किल टारगेट को हमारे लिए आसान कर दिया। अच्छा व्हाट्सअप 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार जबकि दीगर फ़रार हैं, कब तक उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन है? सर जी इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। अगवा बराए तवान की इस अनोखी वारदात जिसमें बच्चे की सौतेली नानी मुलविस पाई गई है, इस वारदात की तहकीकात का सिलसिला जारी है। पुलिस ने 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए हैं। बच्चा बाहिफाजत अपने वालिदैन के पास है। मज़ीद 3 मुल्ज़मान की गिरफ़्तारियों के लिए छापों का सिलसिला भी जारी है और पुलिस कह रही है उम्मीद है कि दीगर मुल्ज़मान को भी जल्द ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना। तो हम उनसे पूछते हैं अगवा बराए तवान की इस वारदात को कैसे ट्रेस किया गया। बिलाल साहब, 13 मई को एक मासूम बच्चा अगवा होता है। 17 दिन की दिन रात की मेहनत के बाद लाहौर पुलिस उस बच्चे को बाजियाब करवा लेती है। कैसे तफ्तीश की, कैसे तहकीकात की, ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस इंसिडेंट को हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि यूजुअली जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं और उसकी जब हाइप क्रिएट हो जाती है या मीडिया में हाईलाइट होने शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त वो जो किडनैपी होता है उसकी जान को ख़तरा होता है। तो एक तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट मानी और इस मामले को हाईलाइट नहीं किया, जिसकी वजह से हम मुल्ज़मान तक पहुँचने में भी कामयाब हुए और बच्चे को खैरियत से बाजियाब भी करवा दिया। और उसमें जैसे कि यूजुअली देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम, बल्कि मैं ऑलमोस्ट रैंसम के केसेस में कोई ना कोई करीबी अजीज़ या कोई मुलाज़म इन्वॉल्व होता है
तो इसीलिए इसी तरह से हमने शुरू से डिस्क्रीटली रब्ता रखा कंप्लेनेंट के साथ और उस पर अपनी वर्किंग की, साइंटिफिकली लाइंस पे भी, मोबाइल ट्रैकिंग से भी। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ कि हम उनको अगेन हाईलाइट ना करें तो वो, क्योंकि सम टाइम क्रिमिनल्स भी इन्हीं चीज़ों से इस चीज़ को पिक करते हैं और ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी कंसिस्टेंट एफ़र्ट थी जिसकी वजह से हम बाखरियत उस बच्चे को बाजियाब कराने में कामयाब हुए और मुल्ज़मान को हमने गिरफ़्तार कर लिया है। 1-2 मुल्ज़मान बाकी हैं जो जिनको जल्द गिरफ़्तार कर लिया। बिलाल साहब, अमूमन ऐसी वारदातों में देखने में आ रहा है कि करीबी जो अजीज़ हैं या रिश्तेदार हैं या मोहल्लेदार जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा पाई जाती है, तो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली मैं एक तो क्रिमिनल्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये पहले भी वाक़यात कुछ कम हुए हैं रैंसम के, क्योंकि ये ट्रेस हो जाते हैं वारदात। क्योंकि एक बच्चा है, उसको रखना, फिर उसको सेफ़ रखना, फिर उसको नेगोशिएशन करना, उस टाइम में क्रिमिनल डिटेक्ट हो जाते हैं और गिरफ़्तार भी होते हैं। तो दूसरा ये है कि पेरेंट्स भी कोशिश करें कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर बाहर पार्क में खेलने जा रहे हैं तो अकेले उनको ना जाने दें और अपनी सिक्योरिटी में, अपने निगरानी में रखें उनको। अच्छा बिलाल साहब, वैसे CCP लाहौर, शहर लाहौर में संगीन नौयत के जराइम की रोकथाम के लिए आपने क्या इक़दाम किए? जैसे कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। जब तक मुल्ज़मान हमारे गिरफ़्तार होकर जेलों में नहीं जाएंगे उस वक्त तक क्राइम में कमी नहीं आएगी, और उसी एफ़र्ट में हम लगे हुए हैं और हम काफ़ी इंशाअल्लाह ताला इसमें ब्रेक थ्रू भी कर चुके हैं और फर्दर इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। मुकदमात के अंदराज में ताख़ीर की शिकायत आम हैं। मैं सुबह खुद मॉनिटर करता हूँ 15 की कॉल्स को और जितनी भी एप्लीकेशन फ्रंट डेस्क पे आती हैं, और उसमें मेक श्योर करते हैं कि 100% कंप्लाइंस हो, स्पेशली जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं, और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। और इवन अगर कोई बोगस कॉल डिक्लेयर की जाती है पुलिस स्टेशन लेवल पे, तो मेरे ऑफिस से उस कंप्लेंट से रब्ता करके वेरीफाई किया जाता है कि वाकई बोगस कॉल थी या पुलिस उसको अवॉइड कर रही है। अच्छा बिलाल साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि CCP लाहौर की हैसियत से लाहौर पुलिस की जो सपा है उसमें 85% जो है वो कांस्टेबली पे मुश्तमिल है। सपा की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करें, और जो थाने इंतहाई मखदूश हालत में हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या? अभी रिसेंट पास में ये काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ पुलिस स्टेशंस का, और डेफिनेटली उनकी वेलफेयर के लिए वहाँ पे अपार्टमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं पुलिस लाइन में, और उनके खाने का ख्याल रखा जाता है, उनकी ड्यूटी का, उनकी छुट्टी का, और मज़ीद भी इसमें बेहतरी की जा रही है। आपने बातें सुनी CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की। उनका कहना है कि क्राइम की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सपा की बेहतरी के लिए भी हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, नन्हे अरीस को बाजियाब करवाने वाली टीम के जो अहम किरदार हैं वो हैं SP CIA आसिम इफ्तिखार। मैं मौजूद हूँ SP CIA के पास, तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया और कैसे तहकीकात करते हुए उस मासूम बच्चे को बाजियाब करवाया। आसिम साहब, बताइएगा इस तफ्तीश के हवाले से कि किस तरह जब आपको ये तफ्तीश मिली तो कैसे आपने तहकीकात का आगाज़ किया, किस तरह आपको मालूम हुआ कि उस बच्चे की जो सौतेली नानी है वो इस केस में मुलविस है, ये ज़रा तफसीली बताइएगा प्लीज़। 13/5 को जब ये वक़ूआ हुआ है, तकरीबन 5:23 का टाइम था, तो हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई। तो जिस तरह से ये रिस्पांस करती है, फौरी तौर पर हमने रिस्पांस किया। लेकिन CIA का एक अपना तरीक़ेकार है कि जब इस किस्म का कोई हीनियस मुकदमा होता है तो हम फौरी तौर पर मुद्दई को टच नहीं करते। हमने इस तमाम इंफॉर्मेशन जो होती हैं, हम सेफ सिटी से और जो लोकल कैमराज जिस तरह हम इंफॉर्मेशन ले सकते थे, हमने उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी। मुद्दई के साथ रब्ता तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद हमारा बज़रिया टेलीफोन हुआ और उससे हमने मज़ीद इंफॉर्मेशन ली। लेकिन जो शुरू में हमें ये क्योंकि ये तावान का मामला था, बड़ा सेंसिटिव मामला था, और 5 साल का बच्चा था जिसकी जान ख़तरे में थी, तो हमने नहायत एहतियात से काम लेते हुए काम शुरू किया। फौरी तौर पर मैंने इसमें 8 टीमें तश्कील दी, जिसमें हमारे साथ ऑपरेशन की टीम भी शामिल थी, जिसमें हसन भट्टी साहब SP साहब भी मेरे साथ, जितनी देर ये हम बच्चे को रिकवर नहीं किया मेरे साथ थे, और इनके अलावा उनके SHO सुंदर भी हमारे साथ थे, और कुछ टेक्निकल टीम्स भी उन्होंने हमें दी। तो ये एक जॉइंट वेंचर था, मैं ये समझता हूँ कि जिसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन CIA
तमाम जो शोबाजात हैं उन्होंने इकट्ठा काम किया और इस पे काम जब टेक्निकल तरीके से काम शुरू किया तो हमें उसमें ये मालूम हुआ कि इसमें उस बच्चे की सौतेली नानी उसमें मुलव्वस थी। सौतेली नानी पर जब मुलव्वस हुआ तो उसके बाद हमने उस पर ज़्यादा वॉच करना शुरू किया। उसमें हमने फिर उसके बाद मज़ीद इसमें 4 टीमें तश्कील दी और क्योंकि जहाँ नानी जो है वो एक दफ़ा वकूए के फौरी बाद जहाँ पे आई तो हमने उसको कंसिडर किया और उसके बाद वकूए के बाद फौरी तौर पर जितनी भी कॉल्स हुई हमने उसको भी अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। लेकिन मामला क्योंकि बहुत उलझा हुआ था, घर का भेदी था, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल टास्क था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने प्लान किया उसके मुताबिक हमें उसका रिज़ल्ट्स मिले। इसमें हमने क्योंकि टीम से 3 जगह पे बच्चे को शिफ्ट किया गया इन 17 दिनों के अंदर। पहले उसको लाहौर में रखा गया, एक रात के लिए लाहौर में रखा गया, फिर जहाँ से एक गाड़ी हायर की गई, गाड़ी के ज़रिए पे उसको बच्चे को सराय आलमगीर ले जाया गया। सराय आलमगीर में 7 दिन रखा गया। 7 दिन के बाद बच्चे की लोकेशन दोबारा तब्दील होकर लाहौर आ गई। लाहौर में के बाद बच्चा जो है मुख्तलिफ़ जगह पे जो अपना शहबाज था वो अपने घर की औरतों के साथ अपनी कभी घर में ले जाता था, कभी उसका एक खातून के साथ कोई ताल्लुक़ था उसके पास रखा, तो मुख्तलिफ़ जगह वो अपनी जगह चेंज कर ले। अच्छा आसिम साहब ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन और CIA ने बैक वक्त 5 जगहों पर रेड की, क्या एडवेंचर था वो भी ज़रा बताइएगा। मुश्किल मामला था, बहुत मुश्किल मामला बैक वक्त रेड की। हमने अपनी स्टॉव घड़ियाँ जो हैं वो एक ही पहले तो जब प्लान किया कि हमें पता लग गया कि बच्चा जो है किसी जगह पे मौजूद है, लेकिन हमें ये पता नहीं 100% ये यकीन नहीं था कि बच्चा उसी जगह से बरामद होगा जिस जगह पे हम रेड। मगर उन 5 जगहों में से एक जगह पे बच्चा था। सब एक जगह पे बच्चा था। उन 5 जगह पे हमने अपनी टाइम फिक्स किए। टाइम फिक्स करने के बाद हमने अपनी गाड़ी में उसके बाद हमारा मोबाइल पे आपस की टीम के साथ हमने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में हम अपने इसमें मैसेजेस करते थे। इस सारे एक टीम को मैंने लीड किया और बाकी टीम एक सराय आलमगीर में थी, 2 टीमें लाहौर में थी, ओकाड़ा में थी और एक टीम हमने ये कसूर में थी, जहाँ से बच्चों की हमने जो मूवमेंट हो रही थी उन 5 जगहों पे हमने साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे, यानी अगर 8:29 है तो 8:29 पे हम सारे एक ही घर में गए। तो अल्लाह का शुक्र है जिस टीम को मैं लीड कर रहा था वो बच्चा वहीं से बराबर हुआ। आपने बातें सुनी SP CIA आसिम इफ्तिखार की। उनका कहना है कि बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवाना लाहौर पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि 2 मुलज़मान गिरफ़्तार हैं, दीगर मुलज़मान की गिरफ़्तारियों के लिए छापों का सिलसिला जारी है। मैं आ गया हूँ उन अगवाकारों की जानिब जिन्होंने मासूम बच्चे अरीस को अगवा किया था। ये दोनों मुल्ज़मान जिनके चेहरे पुलिस ने शनाख्त परेड की गर्ज से छुपा रखे हैं ताकि शनाख्त परेड के अमल के दौरान किसी किस्म की कोई दुश्वारी जो है वो पेश ना आए। ये दोनों मुल्ज़मान हैं जिनके हाथ जो है इस वक्त हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं और इन्होंने नन्हे अरीस को अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर अगवा किया था। तो हम इनसे बात करते हैं कि कब से वो इस घिनौने जुर्म में मुलविस हैं। क्या नाम है भाई आपका? भाई क्या नाम है? जी सजाद हुसैन। सजाद नाम है आपका? सजाद, कब से वारदातें कर रहे हो इस नौयत की अगवा वगैरह करते हो बच्चों को? सर बच्चे को शहबाज ने और उसने अवैस ने अगवा किया था इधर के वो लाहौर तो के। उनकी मावनत की थी? जी वो हमारे पास पनाह उन्होंने ली थी जाकर उधर। अच्छा, इससे पहले कितने बच्चों को अगवा करके वो लाए तुम्हारे पास? जी नहीं, पहले ये वो कहता था हमारा बेटा है, ये हमारा कोई घर का लेन देन है, पैसों का, प्रॉपर्टी का। तो तुमने क्या कोई अपना सेंटर खोला हुआ है जो तुम अगवा होने वाले बच्चों को वहाँ पे पनाह देते हो? बस सर दोस्ताने में सब हुआ है जो। इससे पहले कितने जुर्म किए हैं? किस जुर्म में पकड़े गए इससे पहले? सर 324 का पर्चा है मुझ पर। किस थाने में? अपने मुतलका गुजरांवाला का। गुजरांवाला में? जी। तो अब पकड़े गए तो अब क्या कहते हो? बस अल्लाह पाक माफ़ करे, क्या कहना, गलती हमसे हुई है, हमने उसका साथ दिया। 324 की भी तो गलती हुई थी, किताब कत्ल की, वो भी तौबा की होगी तुमने। लेकिन वो हमारा ज़मीनों का वो आपसी, तो उसमें उसका कोई पछतावा नहीं, इसका पछतावा। सर हमारे ऊपर भी वो पर्चे हुए हैं, वो दोनों घरों की दुश्मनी कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरी 8 बेटी हैं, 5 और अगर तुम्हारी बेटियों को कोई ऐसे अगवा करके ले जाए तो फिर? बहुत बुरा काम है सर जी, ये गंदा काम है, लेकिन इसमें वो जो शहबाज है उसने ये सब कुछ किया और अवैस ने किया था। हमारे पास वो लेकर गए थे, हमने उनकी मदद ज़रूर की है, उन्हें रखा है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? मोहम्मद अकरम।
अकरम साहब, आपका क्या रोल है इस सारे किरदार में? सारे सर ये शबाज़ और अवैस इन्होंने बच्चा हुआ किया और सराय आलमगीर हमारे पास लेके आ गए। तो आपने बच्चे को अपने पास पनाह दे दी? जी हमने तो की ना, जुर्म तो किया ना। जुर्म सर गलती होगी कि हमने अपना उसने एक बच्चे को 17 दिन तक उसकी माँ से दूर रखा और गलती हो गई। सर पहले उसने इधर अपने घर में रखा था शबाज़ ने, फिर उधर 8 दिन पहले वो उधर गया था लेके, और उसने बताया था कि ये मेरे भाई का बेटा है और हमारे जायदाद का तनाज़ा है, ये मुझे हिस्सा नहीं देते। तो तुमने बच्चा अपने पास रखा? बच्चा वो दोनों को रखा, वो शबाज़ भी था, वो बच्चा जो उसको पापा बोलता था। और हमसे ये गलती होगी कि हमें मुतलका पुलिस को इत्तला देनी चाहिए थी। अब गलती का एहसास हुआ तो क्या महसूस हो रहा है? सर ये गलती तो हमसे हुई है, हम तौबा भी करते हैं, और गलती जब हो जाए तो बस पछतावा ही होता है बाद में। गलती जब हो जाए तो पछतावा ही होता है, फिर उसके बाद तौबा का ख्याल आ जाता है, मगर उस वक़्त तक तौबा का ख्याल नहीं आता जब तक हथकड़ियों में ना जकड़े जाएं, जब तक कानून की गिरफ्त जो है वो गर्दन ना दबोच ले, तब तक तौबा का ख्याल नहीं आता, तब तक खौफ नहीं आता। एक मासूम बच्चे को 17 दिनों तक इन दोनों अफराद ने अपनी पास रखा, दोनों मुल्ज़मान ने उसको अपने पास रखा, और बाद में जब पकड़े गए तो अब इन्हें तौबा का ख़्याल आना शुरू हो गया, खौफ का ख़्याल आना शुरू हो गया। क्यों? अब कानून इन्हें सज़ा देगा। कानून जब सज़ा देगा तो फिर यकीनन ये जेल में जाएंगे और वहाँ अपने दिन भी गुजारेंगे और रात भी गुजारेंगे। अब देखना ये है कि इस जुर्म की सज़ा पाने के बाद ये अपनी तौबा पर कायम रहते हैं या दोबारा किसी नए जुर्म की प्लानिंग करते हैं। मैं मौजूद हूँ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल के पास, तो हम उनसे पूछते हैं इस केस की तफ्तीश के हवाले से। कामरान साहब, एक बच्चा 17 दिन तक अपने वालिदैन से दूर रहा, अगवा बराए तवान की एक बड़ी वारदात थी, यकीनन लाहौर पुलिस के लिए एक चैलेंज भी थी। नो डाउट जी, इट वाज अ वेरी बिग केस और बड़ा मुश्किल केस है इस हवाले से कि बच्चा बहुत छोटा था और इसमें 2 भाई थे, उनको आके उन्होंने पार्क से दोनों को अपनी तरफ बुलाया। बड़ा बच्चा जो है वो दूसरी तरफ भाग गया और ये बच्चा जो है जैसे छोटे बच्चे को आप प्यार से बुलाए तो इनकी तरफ चल पड़ा। उन्होंने उसको उठाया और ये उसको लेके वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद इनकी कॉलें आनी शुरू हो गई और 10 करोड़ रुपये इन्होंने तावान मांगा, और हमने साथ साथ उस पर अपना IT बेस पुलिसिंग की वजह से जो हमारे टूल्स थे उन सबको यूज़ करके हमने इनको स्पॉट कर लिया। अपना काम साथ साथ हम कर रहे थे। इसमें जो सबसे बड़ा प्लस था और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो मुद्दइयों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है। अगर जो कंप्लेनेंट है वो आपसे अगर ना मुतमईन हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत अल्लाह उनको खुश रखे, मजबूत साहब के मालिक थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। हमने उनको हर गाहे बगाए हमने उनको इन्फॉर्म रखा। CCPO साहब, IG साहब हमसे इस पर डेली रिपोर्ट लेते रहे। CCPO साहब खुद उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। तो उसकी बेसिस पे हम इसको स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे, कॉलें आ रही थी और अल्टीमेटली जो तावान तय हुआ वो 1,50,00,000 और 50,000 रुपये का तय हुआ। अब इस पर बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि तावान और ये सारा कुछ, इसमें पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सल प्रैक्टिस है वो यही है कि पहले आप बंदा विक्टिम वापस लाते हैं, उसके बाद आप कोई एक्शन लेते हैं। दिस इज़ द यूनिवर्सल पुलिस प्रैक्टिस। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे इसको वो किया है। तो बिल्कुल उसके मुताबिक जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके मुताबिक हमने काम किया। इस दौरान हमें कॉल एंटिसिपेट हुई कि इसको लेकर शायद या अफ़गानिस्तान चले जाएँ या सिंध चले जाएँ बच्चे को। ऐसे केसेस में बहुत लंबे हो जाते हैं, केसेस और ख़राब भी होते हैं। हमने मुद्दई को कॉन्फिडेंस में लिया और उसने हमें इजाज़त दी कि आप इसके ऊपर जो भी आपका प्रोफेशनल जजमेंट है वो कर लें। तो हमने इस पर फिर रिस्क ले के उसको कॉन्फिडेंस में ले के हमने 5 जगहों पे एक ही वक्त में रेड किया और सारे लोग उठा लिए और अल्लाह ने मेहरबानी की, बच्चा सही सलामत विदाउट रैंसम हम लाने में वापस कामयाब रहे। बट इस सारे दौरान हमारे जितने ऑफिसर्स हैं जो कि रियल हीरोज़ हैं इस सारे काम के, हमारा तो बहुत ज़्यादा सुपरवाइजरी काम होता है। मैं समझता हूँ उन्होंने असल जान उन्होंने मारी और मैं क्रेडिट भी उनको देता हूँ। तो उन्होंने और इसमें IB की बहुत हमें सपोर्ट रही और इदारों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। बिल्कुल हमने नैरो डाउन करके। सुथेली नानी का कहा जा रहा है कि
कि वो भी इन्वॉल्व थी, ज़रा वो भी बताइएगा हमारे देखने वालों ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है जी। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बड़ी फेटल हो सकती है। इन दिस केस ये जो बच्चा था इसके जो नाना है उन्होंने एक दूसरी शादी की थी, और वो जो दूसरी शादी की थी वो एक राह चलती खातून से ही कर ली और उसको चीज़ों को वेरीफाई और देखा नहीं। तो उस खातून ने अपने पैरामोर के साथ, अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने सारी चीज़ प्लान की, और प्लान करके उसने, वो इनकी वर्थ भी बता रही थी उनको, उसने बच्चा भी आइडेंटिफाई कराया, उसने इनका घर भी आइडेंटिफाई कराया। तो शी वॉज द मेन कैरेक्टर इन द होल ड्रामा, और इस पूरे क्राइम को वो आगे लेकर चली, वो नेगोशिएट भी वो करवा रही थी, और वो फिर उसी से फिर हमारा मेनली केस ब्रेक हुआ। यहाँ से हम चलते हैं DI साहब के साथ उस डिपार्टमेंट की जानिब जिसने इस केस की तफ्तीश में अहम किरदार अदा किया और बच्चे को बाहिफाजत उसके वालिदैन तक पहुँचाया। आइए हमारे साथ। अच्छा सर, क्या डिपार्टमेंट है, क्या बड़ा कोई इसका बड़ा बजट होगा, बड़े तरबियत याफ्ता अफराद होंगे इसके, क्या है, ज़रा कुछ बताएं हमारे नाज़रीन। हमारे पास जो पुलिस के स्टैंडर्ड हमारे कांस्टेबल दारे होते हैं, हमने उनमें से IT के जो बच्चे हैं उनको अलहदा करके ट्रेन करवा के और अपने डाटे को और टेक्नोलॉजी को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें IG साहब का एक विजन है, और पंजाब पुलिस इसमें लीडर है पूरे पाकिस्तान में। आप अगर बाकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से में कंपेयर करें तो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी सबसे पहले पंजाब में ही आया। लाहौर में उसमें बड़ा आप देखेंगे कि हमने डाटा पे बहुत काम किया है। अब डाटा, पहले भी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी कि डाटा इज़ द न्यू गोल्ड, तो उस हवाले से आप देखेंगे डाटे के ऊपर ही सारा काम चलता है, और डाटा बेस की बेसिस पे फिर चीज़ें कनेक्ट होती हैं, और फिर उसके बाद एनालिसिस जो है और जो लिंक करते हैं हम क्राइम को डाटे के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ये जो आपके IT एक्सपर्ट हैं, क्या ये लगी बदी ड्यूटी करते हैं कि आप इनको जदीद खतूत पर जो है ट्रेनिंग भी उसके मराहिल से भी इनको गुजारते हैं? जी, हम लोग स्पेशल कोर्सेज चला रहे हैं जी। ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा एम्फेसिस है पंजाब पुलिस का एक, चूँकि ये काम बगैर ट्रेनिंग के हो नहीं सकते हैं, इसमें रिस्क नहीं ले सकते। आपको पता है बड़ा हाईली टेक्निकल काम है। आए मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कैसे। ये कौन सा डिपार्टमेंट है सर, ज़रा इसके बारे में भी साथ साथ हमें बताते जाएँ आप। जी, यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा है, और ये वो लोग हैं जो, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये दे आर द रियल हीरोज़। ये जो बच्चे हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डे इन एंड डे आउट देख रहे हैं। इसके अंदर जो 25 मशहूर रजिस्टर हैं वो अब डिजिटल है, अब डिजिटल हो गए, अब डिजिटल हो गए। तो उनमें रजिस्टर्स पड़े होते थे, उनका जितना डाटा है दैट इज़ ऑल करेक्टेड हेयर। उनके फिंगरप्रिंट्स, बाकी चीज़ें एज़ पर लॉ हमने चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। दो तरह के फिंगरप्रिंट्स हैं, एक सिविलियन फिंगरप्रिंट्स होते हैं जैसे नादरा लेती है, एक क्रिमिनल होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें कवर की जाती हैं। तो ये क्रिमिनल ग्रेड, इनको कहते हैं क्रिमिनल ग्रेड फिंगरप्रिंट्स। ये क्रिमिनल लेवल के होते हैं, इंटरनेशनली इसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक उनको पिक किया जाता है। इसकी ख़ास हमारे ऑफिसर्स हैं जो उसके लिए ट्रेंड है। अगर आप पुराने सिस्टम में देखें, जैसे प्रोफिशेंट कहते थे, तो हमारे प्रोफिशेंट जो होते थे वो ये फिंगरप्रिंट्स का काम करते थे। तो फिंगरप्रिंट्स अब डिजिटल होने के बाद इसकी एक डिजिटल पूरी एक्सरसाइज है, और इसमें मेगा मैचर की टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होती है। तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ करके। अच्छा कमरा साहब, जैसे ये मासूम अरीज़ के अगवा बराए तवान का केस हुआ, इसमें जो मुल्ज़मान है वो गिरफ़्तार हो गए, तो उन मुल्ज़मान का रिकॉर्ड जो है वो भी इस स्क्रीन का हिस्सा बन जाएगा। और माजी में अगर हम देखें कोई रिफेंडर जो रिपीटर है ऐसी वारदातों का, अगवा बराए तवान या डकैती या दीगर कार मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों, क्या उन सब का रिकॉर्ड भी जो है वो इस ब्रांच के अंदर सेफ होता है? जी, ये सारा का सारा यहाँ मौजूद है हमारे पास। इसका पूरे का इंचार्ज एक SP साहब हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, ज़ुहैब साहब। ये आपको बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डे इन एंड डे आउट ये सारा सिस्टम ये चलाते हैं। आई एम हाईली डिपेंडेंट ऑन हिज वर्क। ये उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आपसे एक सवाल करने के बाद ज़ुहैब की तरफ आता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच से इस विंग को निकाल दें तो इन्वेस्टिगेशन डेड है? डेड इसलिए नहीं मैं कह सकता क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमने साथ साथ रवायती चीज़ों को रखा है। प्रॉब्लम ये है कि अदालती निज़ाम में टेस्टिमोनियल जो गवाही है उसकी आज भी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप आर्टिकल 70 देखें कानून शहादत का, तो उसमें ये लिखा गया है कि डायरेक्ट एविडेंस इज़ मोर हैवियर, मोर वेटियर दैन दैट साइंटिफिक एविडेंस। तो साइंटिफिक एविडेंस की corroboratory वैल्यू तो है लॉ में, लेकिन इसकी प्राइमरी वैल्यू आज भी आर्टिकल 70 की वजह से नहीं है। तो इस पर तजावीज़ ऑलरेडी आई हुई है। मुझे उम्मीद है जब ये कानून में तरमीम होंगी तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बड़ा तफसीली हमें इस ब्रांच के बारे में बताया। अब यहाँ के जो हेड हैं SP CRO ज़ुहैब रांझा,
तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो किस तरह इस विंग को इंतहाई कामयाबी से चला रहे हैं। ज़ुहैब साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा इस विंग का, जैसे कि मैंने अज़े मजाकन बात की कि अगर इसको इन्वेस्टिगेशन से निकाल दिया जाए तो क्या इन्वेस्टिगेशन विंग डेड है, आप क्या कहते हैं इसमें? सर ने बिल्कुल इसको टेक्निकली आपको एक्सप्लेन किया है। ये बेसिकली एक शैडो इन्वेस्टिगेशन है या पैरेलल इन्वेस्टिगेशन है। जिस तरह वर्ल्ड वाइड डिटेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट है, CRO ब्रांच उसी लाइंस पे काम करती है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो इस वक्त हमने, सर ने इसको रीस्ट्रक्चर किया है, हमने रिफॉर्म किया है इसको, 7 ब्रांचेस में हमने डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमारा क्रिमिनल डाटा, उसकी कलेक्शन, उसका एनालिसिस है, फोरेंसिक साइड है, क्राइम सीन यूनिट साइड है, ये तमाम इंटीग्रेटेड है आपके बाकी कोरोब्रेशन के लिए बाकी एविडेंसेस के साथ। जैसे आप जिस रूम में खड़े हैं, ये स्केच के कंप्यूटर सिस्टम्स भी हैं। हमारा 12,000 जो है के करीब फीचर्स हैं जो स्केच वर्ल्ड वाइड 12,000 ये कलेक्शन हमारी हो चुकी हुई है। लेकिन इसमें 1200 ऐसे फ़ीचर्स हैं जो आपके मुख्तलिफ फ़िज़िकल फ़ीचर्स के साथ आप किसी का भी स्केच क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से 3 लाख प्लस जो है हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड का डाटा जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, जो वेरीफाइड डाटा है। हम पूरे पंजाब का डाटा भी हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है जो 1.2 मिलियन के करीब है। और इसी तरह जितनी भी फिंगरप्रिंट्स आपकी लिफ्ट होती हैं, जो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन से लिफ्ट होती हैं, उसको हम नादरा भी भेजते हैं और हमारे मेगा मैचर में भी उसका डाटाबेस मौजूद है, हम वहाँ से भी मैच करते हैं। इसी तरह सर ने इसको पैरेलल हाई प्रोफाइल केसेस के लिए हम एक जो नया इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी क्रिमिनल रिपीट ऑफेंडर्स हैं, हम उनकी रियल टाइम CDR गैदर करके हर मंथ में उनकी फिर रियल टाइम लोकेशंस लेंगे। मैं यहीं से आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं कि यहाँ अभी आपने बताया CDR के हवाले से क्रिमिनल्स के डाटा, यहाँ आपका एक जियो फेंसिंग डिपार्टमेंट है, ज़रा उसके बारे में, अब वो डिपार्टमेंट भी आप हमें दिखाएं और ज़रा उसके बारे में भी हमें ज़रा तफसीली बताइएगा। अच्छा, आप ज़ुहैब बता रहे थे कि जियो फेंसिंग के हवाले से भी कुछ आप हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि लोगों का एक तासुर बन चुका है कि भी इन्वेस्टिगेशन वही रवायती सी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कोई जिद्दत नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि हम जिद्दत में दाखिल हो चुके हैं। हाँ जी, मैं आपके सवाल से ही इसको आगे बढ़ाता हूँ। ये बेसिकली हमारा विंग है एक CDR डाटा कलेक्शन एंड दैट लीड्स टू जियो फेंसिंग। जब तक कि हम कंपनी से तमाम डाटाज नहीं लेंगे, 5 हमारे जो प्रोवाइडर्स हैं, यही जो हमारे जवान बैठे हैं, ये उनसे कलेक्शन करते हैं, इंचार्ज यहाँ मौजूद होते हैं। जो भी SP डिविजनल ऑफिसर से रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे जियो फेंसिंग BTS एनालिसिस विंग में चला जाता है। वहाँ पे हमारी अलहदा से टीम बैठी हुई है, वो तमाम BTS डाटा गैदर करती है, जो कि जितनी भी डाटा उस क्राइम सीन पर यूज़ होता है उसका एनालिसिस IO की प्रेजेंस में किया जाता है। ये इसको मैंने आसान ज़ुबान में आपको एक्सप्लेन किया। और ट्रेडिशनल जैसे आपने कहा ऐसे नहीं है, हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस एक सॉफ्टवेयर है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस सॉफ्टवेयर में हम तमाम CDR डाटा को डंप कर देते हैं और तमाम जो पुराने एक्यूज़्ड हैं वो भी उसमें मौजूद होते हैं, जो रियल टाइम जो नए आते हैं वो भी होते हैं, और उस तरह से हम फिर एक्यूज़ तक पहुँचते हैं। आपने बातें सुनी SP CRO ज़ुहैब रांझा की और DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल की। एक तो उस मासूम बच्चे अरीज़ को बाहिफाजत उसके घर पहुंचाकर इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो इंतहाई खुश दिखा रही है। यही कारनामा जो है ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पुलिस का नहीं बल्कि पूरी लाहौर पुलिस, बल्कि पूरी पंजाब पुलिस का है। और इसके साथ साथ आज हमने अपने प्रोग्राम में आपको ये भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन अब फरसूदा निज़ाम पर नहीं, फरसूदा तरीक़ाकार पर नहीं, बल्कि अब जदीद खतूत पर इस्तवार सिस्टम के ज़रिए की जाती है। और यही वजह है कि इस संगीन क्राइम में मुलविस ऐसे मुल्ज़मान जो कि ख़ुद को बहुत शातिर और चालाक समझते हैं, जो कि ये समझते हैं कि शायद जुर्म के बाद कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो वो ख़ुद को बचा के रखें। कानून अब जदीद खतूत पर इस्तवार हो गया है, कानून के हाथ जो हैं अब उन तक पहुंचने में भी ज़रा सी ताख़ीर नहीं होती। आपने देखी जुर्म की ये कहानी कि किस तरह नन्हे अरीज़ को घर के बाहर खेलते हुए पार्क से अगवा किया गया और अगवा की इस वारदात में उसकी सौतेली नानी आयशा बीबी मुलव्वस पाई गई। अगवाकारों ने उसके बाप से 10 करोड़ रुपये तावान तलब किया था
ताहम पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारों की बरवक्त कार्रवाई की वजह से नन्ना अरीस बाहिफाजत बाजियाब हो गया। अब नन्ना अरीस घर में अपने वालिदैन के साथ खुद को महफूज तस्वर कर रहा है, जबकि इसको अगवा करने वाले मुल्ज़मान इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं, जहां उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। पुलिस गिरफ्तार मुल्ज़मान के इंकशाफात की रोशनी में उनके दीगर साथियों की गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मार रही है। पुलिस का कहना है कि अगवा बराए तावान की इस वारदात में मुलविस दीगर मुल्ज़मान को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।